जब अब डीएम और एसपी से कोई अपने जूते साफ करवा लेता है तब थाने पर वह दबंगई दिखाता है। एक प्रजा की बेटी का अपहरण नहीं हो सकता था, अपहरण केवल राजा की बेटी को होता था। राजा माफिया पुलिस की नाजायज औलाद है। आप देखते हैं कहीं राहुल गांधी जी भगे चले जा रहे हैं, कहीं अखिलेश जी जा रहे हैं, कहीं रिवाल्वर से आप हत्या कर सकते हैं, रिवाल्वर से किसी की जान बचा सकते हैं, रिवाल्वर से किसी लड़की से बलात्कार कर सकते हैं, रिवाल्वर से किसी लड़की की इज्जत बचा सकते हैं। क्या हुआ इटावा में, दुनिया ने देख लिया। जब मैं बनारस का एसएसपी था तब ये मेरा इंटरव्यू छपा था। अपराधी को अगर अपराध करना होगा तो मुझे ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाएगा तो कैसे किसी को उठा जाएगा। मुख्यमंत्री के पालतू गुर्गे तक चाहते हैं कि उनके थाने में उनका इंस्पेक्टर पोस्ट हो, उनका एसएसपी पोस्ट हो। जब तक वे अपनी चॉइस का एसएसपी और इंस्पेक्टर नहीं पोस्ट करते हैं तब तक उनकी ट्रिगर पर उंगली नहीं जाती है। दर्जनों मेरे परिचित मान्यता पत्रकार ऐसे हैं जिनका कि एक अक्षर भी कहीं मुश्किल से नहीं छपा है, और कितने गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जिनके कि बराबर छपता रहता है। एक बार आईएएस तो सबको खुश भी कर सकता है, दोनों को ठेका दे देगा, कोटा दे देगा, परमिट देगा, हैंडपम्प दे देगा, लेकिन जब मुकदमा लिख जाएगा तो या तो चार्जशीट लगेगी या फाइन रिपोर्ट लगेगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप हमारे साथ वार्ता देख रहे हैं। आज हम लखनऊ पहुंचे हैं, राजधानी लखनऊ में। पूर्व आईपीएस डॉक्टर सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ रहेंगे। इनकी फेसबुक पोस्ट और इनके ट्विटर हैंडल की पोस्ट लगातार वायरल होती रहती है। आप लिखते बड़ा अच्छा है और उस पर चर्चाएं बढ़ जाती हैं। सर, आपका वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अम्बेडकर नगर उस समय जब फैजाबाद का हिस्सा हुआ करता था, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, तब आपकी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पर। क्या सर कहानी थी? अम्बेडकर नगर ट्रेनिंग से आने के बाद काम सीखने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला असाइनमेंट दिया गया था, और उतनी टाइम में एक ट्रेनिंग के रूप में 9 महीने मैंने अम्बेडकर नगर फैजाबाद दोनों मिला करके, तब अयोध्या को फैजाबाद कहते थे, अयोध्या और फैजाबाद में ही अम्बेडकर नगर भी था, तब तहसील थी। मैं वहाँ रहा, विभिन्न थानों में तहसील का काम सीखा, थाने का काम सीखा, ब्लॉक का सीखा, कार्यालय काम सीखा। वह मेरा नौकरी की शुरुआत, ट्रेनिंग सेंटर से बाहर की नौकरी की शुरुआत, पहली शुरुआत फैजाबाद से थी। फैजाबाद उस समय हुआ करता था जब अम्बेडकर नगर नहीं बटा था। आज अम्बेडकर नगर जुटा था, अम्बेडकर नगर था, फैजाबाद का ही पार्ट था। तो सर, क्या अनुभव रहे सर फैजाबाद में आपकी पहली ही पोस्टिंग, उसके बाद पूरे जीवन में अलग अलग पोस्ट पे? मेरे अपने जीवन की एक पोस्टिंग का जो सबसे विचित्र अनुभव था कि विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई, अच्छी आई, बुरी आई, सब तरह के लोग रहे होंगे। मैं लोगों को बड़ी बहादुरी से, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, कलीग्स को कहते सुनता हूँ कि मेरे ऊपर फला नेता ने बड़ा दबाव डाला, मैं नहीं झुका। सौभाग्य से और दुर्भाग्य से 21 साल में मैं आईपीएस में आया था, और पूरे 60 साल में डीजी की हैसियत से रिटायर हुआ। कभी भी किसी राजनीतिज्ञ ने मुझसे किसी गलत काम के लिए कहा ही नहीं। मुझे यह रंगबाजी दिखाने का मौका नहीं मिला कि फला नेताजी ने बड़ा ताल ठोका, अब मैं उनके आगे नहीं झुका। किसी ने झुकाने की कोशिश नहीं की, और इसी का ये बाई प्रोडक्ट कर लीजिए कि जो भी गलती मुझसे पूरे कार्यकाल में हुई हो उसका मैं टोटल उत्तरदायित्व अपना समझता हूँ। तमाम राजनीतिज्ञों को, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, उनके आदमियों को, उनके गणों को, उनके लोगों को मेरे हाथों जेल जाना पड़ा, लंबे लंबे समय तक जेल में रहे। आप भी पत्रकारिता में हैं, कभी टीवी पर, अखबार में, कहीं भी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी अगर पूरे जीवन में किसी राजनीतिज्ञ का लगाया होगा एक झूठा सा आरोप भी
सच्चे आरोप की कौन कहे, कोई झूठा आरोप भी मेरे विरुद्ध या मेरे किसी मातहत के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध वो और भी कोई कर सकता है, मेरे किसी सबॉर्डिनेट के विरुद्ध भी कभी कोई लंबा आरोप नहीं लगा। मेरे विरुद्ध तो कोई झूठा नहीं नेताओं लगा। के साथ तालमेल आपका अच्छा था ना? मैं ये भी नहीं कह सकता। मैंने तमाम लोगों को बंद किया, 4-4 साल लोग बंद रहे, 2-2 साल बंद रहे। नहीं, आईपीएस से एक अमिताभ ठाकुर भी थे, उनको वो हमेशा जो है कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। आप भाई अगर मान लीजिए मैं किसी एक से तालमेल बनाता, उसका विरोधी मेरे ऊपर आरोप लगाता, कौन कुछ लगाता, सबको कैसे खुश कर सकते हो? एक बार आईएएस तो सबको खुश भी कर सकता है, दोनों को ठेका दे देगा, कोटा दे देगा, परमिट देगा, हैंडपम्प दे देगा, लेकिन जब मुकदमा लिख जाएगा तो या तो चार्जशीट लगेगी या फाइन रिपोर्ट लगेगी, चाहे प्रधानमंत्री का है चाहे मुख्यमंत्री का है, दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो सकते। ज़्यादातर बवाल अनुपलब्धता से और जनता से सीधा संवाद न होने से होता है। जिस अधिकारी का जनता से सीधे संवाद होता है, जनता अपॉइंटिंग अथॉरिटी नेता की, कोई नेता उसके खिलाफ बोलेगा तो आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब दे देगी। नेता बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर किसी अधिकारी का किसी विभाग का होगा जनता से संवाद ठीक है, तो उसके खिलाफ आवाज़ निकालने के पहले 10 बार आदमी सोचना पड़ेगा। मैं शुरुआत की नौकरी में जब एसपी नहीं था, एएसपी था, मैंने मंत्रियों के घर में छापे मारे हैं, मैंने मंत्रियों के रैंक के आदमियों को अरेस्ट किया है, मैंने आईएएस अफसरों को अरेस्ट किया है। जिनको मैंने अरेस्ट किया कभी उनसे भी क्योंकि मैंने उनको बार बार अपनी पूर्ण सफाई देने का अवसर प्रदान किया। मैं किसी को अपराधी नहीं मानता जब तक कि उसके विरुद्ध पूर्ण साक्ष्य न हो। मैंने बताया कि आप पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ, ये तथ्य मेरे पास हैं, इनकी कोई काट हो आप अपना पक्ष दीजिए, उसको मैं ड्यूली तोलूँगा। इसी का बाय प्रोडक्ट ये भी रहा कि आज तक कोई नेता सत्ता विपक्ष का किसी घटनास्थल पर मेरे इलाके में नहीं गया। आप देखते हैं कहीं राहुल गांधी जी भगे चले जा रहे हैं, कहीं अखिलेश जी जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है। छोटी छोटी बात को लेके कहीं विपक्ष जा रहा है, कहीं मायावती जा रहे हैं रोडों पे। पहले भी इंदिरा चली जाती थी, नेताजी मुलायम सिंह रहते थे, पहले इससे भी गंभीर जनाधार वाले नेता होते थे। कदम कदम पर धरना प्रदर्शन जेल भरो होता था। मेरे कार्यकाल में किसी भी घटनास्थल पर सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष का कोई वर्तमान या भूतपूर्व विधायक तक जाने की तकलीफ नहीं किया। देखिए सर, आप पुलिस महानिदेशक रहे, एक छोटी सी रैंक से पुलिस महानिदेशक बनके रिटायर किए गए प्रदेश पुलिस से, और आपके एक ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट वायरल हुआ था। आपने कहा था कि माफिया पुलिस की नाजायज औलाद है। ये मैंने रिटायरमेंट के बाद नहीं कहा था, तो रिटायरमेंट के बाद छप गया था मेरा रोजगार। पिछला कमेंट इंडिया टुडे के मुख्य पृष्ठ पर जब मैं बनारस का एसएसपी था तब ये मेरा इंटरव्यू छपा था। बनारस का प्रेस, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सबसे अधिक संख्या में वहाँ पत्रकार हैं। हर गली कूचे में छोटे बड़े मुझोले कुछ न कुछ पत्रकार मिल जाएंगे, और जो लोग बाकी लोगों का जो आते थे मान्यता प्राप्त पत्रकारी को देते थे। लेकिन जहाँ भी नौकरी में रहा, मैं मान्यता और गैर मान्यता में कोई अंतर नहीं मानता। दर्जनों मेरे परिचित मान्यता पत्रकार ऐसे हैं जिनका कि एक अक्षर भी कहीं मुश्किल से नहीं छपा है, और कितने गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जिनके कि बराबर छपता रहता है। वो पत्रकारों के अपने गणित थे, मैंने कभी इस भेदभाव नहीं पड़ा। तो जब मैं बनारस का एसएसपी हुआ तो पूरा कक्ष पत्रकारों से खचाखच भरा था। उन्होंने मुझसे सवाल ये पूछा जब कि यहाँ पर आपके आने के पहले आए दिन AK-47 चलती रही है, एक ही महीने में 13 अपहरण लिखा पढ़ी में हुए,
जिसमें एक अपहरण तो ऐसा है कि दरोगा के बेटे को लोग उसके अड्डे से उठा ले गए। आप इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए क्या करेंगे? उसी संदर्भ में मैंने बयान दिया था कि मैं यह कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ कि बिना मेरी मर्जी के कोई आदमी 10 एकड़ के बंगले में रह रहा हूँ, बिना मुझसे हाल चाल पूछे, बिना मुझे पूछे कोई कुछ उठा ले जाएगा। लोगों ने कहा क्या करेंगे, कैसे एक दिन में सबको पकड़ लेंगे। हमने कहा सबको बुला के मीटिंग कर देंगे, मत अपराध हो, नहीं होगा। तब ये हुआ कैसे आप सबको रोक लेंगे, कितनी दबिश मार देंगे। हमने कहा दबिश मारने की मुझे ज़रूरत क्या है। ठेकेदार इंजीनियर को ढूंढता है, इंजीनियर ठेकेदार को नहीं ढूंढता, सप्लाई इंस्पेक्टर को कोटेदार ढूंढता है। सप्लाई इंस्पेक्टर कोटेदारों को नहीं खोजता है, कहाँ कौन कोटेदार कहाँ बैठा है। मेरी क्या गरज पड़ी, मुझे कौन सा फंड करना है, कौन सुपारी देनी, मैं क्यों अपराधी ढूंढूं। अपराधी को अगर अपराध करना होगा तो मुझे ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाएगा तो कैसे किसी को उठा जाएगा। पहले कहीं से ढूंढेगा। यार अपहरण होने के बाद जब त्रिपाठी जी की ड्यूटी टेनी होगी तो मैं कौन बचाएगा। जब तक उसे इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं दरबार में कहाँ हाजिर करेगा, तब तक वह नहीं लगा। लोगों ने कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। हमने कहा मैं दूसरे के बारे में नहीं कहा, अपने बारे में कर रहा हूँ कि मैं गोरखपुर में पैदा हुआ। मैं जानता हूँ केवल सरदेव कुंवर नामक एक इंस्पेक्टर केवल जब गोरखपुर में पोस्ट होते थे, इंस्पेक्टर कैंट, तो गोरखपुर और आसपास के तमाम महावीर जो बाद में मंत्री, भूतपूर्व मंत्री बन करके सुशोभित हुए, वे इंडिया क्विट करके नेपाल चले जाते थे। इसके पहले कोई कहीं छापा मारे, दबिश मारे। 99% महारथी गोरखपुर के भारतवर्ष छोड़ देते थे, और जब उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र पढ़ लेते थे और उस पर भी संतुष्ट नहीं होते थे, जब पता कर लेते थे कि उसकी रवानगी हो गई जीडी में, तब भारतवर्ष में वापस आते थे। तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि जितने भी अपराध होते हैं पुलिस के संज्ञान में होते हैं। मैं नहीं कह सकता, संगठित अपराध संगठित होते हैं। संगठित अपराध जो होते हैं, हाँ, वे पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते हैं। जिसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री के इलाके में भी सैफई का इंस्पेक्टर कौन हो, इसके बारे में मुख्यमंत्री आवास तक में चर्चा करनी होती थी। और जब इटावा का एसएसपी कौन हो, जब उसकी मर्जी के बगैर ब्रिजलाल और इंस्पेक्टर सैफई पोस्ट हो गए, तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता क्या हुआ इटावा में, दुनिया ने देख लिया। मुख्यमंत्री के पालतू गुर्गे तक चाहते हैं कि उनके थाने में उनका इंस्पेक्टर पोस्ट हो, उनका एसएसपी पोस्ट हो। जब तक वे अपनी चॉइस का एसएसपी और इंस्पेक्टर नहीं पोस्ट करते हैं, तब तक उनकी ट्रिगर पर उंगली नहीं जाती है। आपने विकास दुबे का बहुत बड़ा नामोग्राम कारनामा सुना होगा, लगता होगा बड़ा दरंग आदमी था, पुलिस पर गोली चला दी। लेकिन मत भूलिए कि उसका थानाध्यक्ष उसके पैर छूटा था। विकास दुबे का थानाध्यक्ष, जब तक थानाध्यक्ष को हाथ जोड़ के खड़ा कर लेने की औकात नहीं होती है, तब तक कोई माफिया की उंगली ट्रिगर पर नहीं जाती है। आजम खान साहब के इलाके में इतना कुछ हो रहा है, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है। लोग कहते हैं कि अखिलेश जी सड़क नहीं उतरते। आजम खान साहब तो पुरानी पीढ़ी का सड़क के योद्धा हैं। सही या गलत उनकी समझ में तो अत्याचारी हो रहा है। भले सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजम खान की अपनी सोच में तो ये कहते हैं गलत हो रहा है। क्यों नहीं सड़क उतारते हैं, कौन जुलूस निकालते हैं, कौन धरना देते हैं, कौन जेल भरो आंदोलन करते हैं, कौन थाना घेर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्हें मालूम है कि अब डीएम और एसपी वे नहीं हैं जो उनके जूते साफ करें। जब अब डीएम और एसपी से कोई अपने जूते साफ करवा लेता है, तब थाने पर वह दबंगई दिखाता है, तब थाने का घेराव होता है। आज तक मुझे पूरी उम्र में बड़े बड़े संवेदनशील जगहों पर रहा, वाराणसी में 3 बार पोस्टेड रहा,
प्रयागराज में रहा, इलाहाबाद में 13 जिले थे, हरदोई में लंबे समय तक रहा, बरेली में रहा। मैंने ज़िंदगी में कभी लाठीचार्ज नहीं कराया, गोलीचार्ज छोड़िए, मैंने ज़िंदगी में कभी लाठीचार्ज कराने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। खूंटे के बल पर बच्चा चलता है। जब आदमी देखता है, निगाह, शेर देखता है निगाह से कि रिंग मास्टर की निगाह में कितना दम है। अगर रिंग मास्टर की पलकें नहीं झपकती हैं तो शेर कुत्ते की तरह नाचता है, शेर होते हुए भी शेर कुत्ते की तरह नाचता है। और जब रिंग मास्टर की पलकें झपक जाती हैं तो शेर उसको चढ़ के खा जाता है। मैं नहीं मान सकता कि बिना हमारी इच्छा के कोई आदमी कहीं भी कोई कांड, बड़ा कांड करने में सफल हो। छोटे-मोटे अपराध, जैसे मान लीजिए कोई ना अपने घर में किसी को बीवी को कर्म करते देखा, गुस्से में गोली मार दिया, कहीं बाप बेटे में लड़ाई हुई, किसी ने गोली मार दिया, वो तो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं संगठित अपराध की बात कर रहा हूँ। कोई माफिया ऑपरेशन तभी करता है जबकि वह अपने माफिक आदमी बैठा लेता है। कोई विकास दुबे अपने घर में तभी बर्तान रहता है जबकि उसका यशो उसके वश में होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जब उसका गुर्गा डीएम और एसएसपी के पीठ पर हाथ रख के बात करता है। मैं पूछता हूं, इतने माफियाओं को लाइसेंस मिले हुए थे, वर्तमान सरकार आने के बाद भी हर साल उनका लाइसेंस का रिवॉल्व कैसे हुआ? मतलब ये लोग कहते हैं दरोगा लिख दिया, ये कहते हैं आप कि क्या दरोगा बताएगा? नहीं, क्या किस किस डीएम और एसपी को नहीं मालूम है कि विभिन्न माफिया जो एमएलए, एमपी और बड़े बड़े दिग्गज रह चुके, उनका नाम क्या दरोगा बताएगा कि अपराधी हैं? दरोगा कंधे तलवार चलाई जाएगी? नहीं, आप कह रहे हैं दरोगा कंधे तलवार नहीं चलाई जाएगी। क्या दरोगा बताएगा? उत्तर प्रदेश में क्या दरोगा एसपी और डीएम को बताएगा? उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी या आतिक अहमद अपराधी हैं? उत्तर प्रदेश में एसएसपी और डीएम के भोले जो हड़ताल जो लाइसेंस बनाया, क्या एसएसपी और डीएम भोले संत हैं जो हर बार उनके लाइसेंस का 20 साल से रिन्यूअल कर रहे हैं? उसमें सरकार कहां तक जिम्मेदार है? जो डीएम और एसपी की पोस्टिंग करने का जिसका अधिकार है, क्या उसको नहीं मालूम है कि हथियार लेकर कैसे चल रहे हैं? क्या सरकार को नहीं मालूम है कि ये हथियार किसी डीएम और एसपी ने बनाए थे? मैं पूछ रहा हूँ, जो जुलूस जो निकालते हैं, थाना घेर लेते हैं, क्या सरकार को नहीं मालूम? आज को नहीं रामपुर में थाना घेरा जा रहा है। भाई अखिलेश जी कोई कोई सेकेंड जनरेशन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए ओपी राजभर बता देंगे। मैं कह दूँगा तो इंडिया के पढ़े हुए सड़क के खेले हुए हैं। नेताजी मुलायम के सिंह के साथ सड़क पर संघर्ष किया आजम खान, क्यों नहीं थाना घेर लेते हैं? क्यों नहीं जेल भरो आंदोलन कर देते हैं? आतिक अहमद क्यों नहीं करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं? एक भी थाना गिर रहा है? वो तो कह रहे हैं थाना जब गिरता है तो पुलिस की नेतृत्व की कमजोरी से गिरता है। वो तो कह रहे हैं यूपी में योगी सरकार, इसीलिए सभी माफिया अंदर घुस गए हैं। भाई योगी सरकार ने बैकिंग दी होगी, चाहे मोदी जी बैकिंग दिए हों, चाहे योगी जी बैकिंग दिए हों। उन्होंने ऐसा डीजी पोस्ट किया होगा, ऐसा एसपी पोस्ट किया होगा, जिन्होंने उनको यह दम दी है कि आज कोई थाना नहीं घेर रहा है, आज थाने में कोई जूता लात करके थाने में घेराव नहीं कर रहा, जूता लात नहीं कर रहा है। और अगर कोई करेगा तो उसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से प्रश्रय तो होगा ही होगा, चाहे छोटे आदमी का हो चाहे बड़े आदमी का हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे मायावती जी का हो। जिसकी सरकार है उसके किसी न किसी छोटे बड़े एजेंट का आशीर्वाद लिए बगैर, चाहे अधिकारी का आशीर्वाद हो चाहे नेता का आशीर्वाद हो, कोई अपराधी अग्रसर ही नहीं हो सकता है बिना किसी संरक्षण के। वह हिलता ही नहीं है। खाली इतना सुनिश्चित कर लिया जाए कि थानाध्यक्ष किसी माफिया का दरबार नहीं करेगा, अपराध रुक जाएगा। खाली इतना सुनिश्चित कर लिया जाए कि वाइकेरियस लाइबिलिटी, अगर किसी माफिया के पास लाइसेंसी हथियार दिखा तो डीएम, एसपी, सीओ सभी नपेंगे, मात्र इतने से अपराध रुक जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वह आपकी आंख पहचानता है। जब योगी जी पहली बार सत्ता में आए थे
उन्होंने गाय की रक्षा की बात की थी। कुछ दिन तक मुर्गा और मुर्गी और बकरे का गोश्त काटने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दिया, हाँ इनको काट सकते हैं, तब कटना चालू हुआ। पुलिस नाचियन बुरी है। राणा की पुतली फुली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पुलिस चेतक घोड़ा है। एक रिवाल्वर है, रिवाल्वर से आप हत्या कर सकते हैं, रिवाल्वर से किसी की जान बचा सकते हैं, रिवाल्वर से किसी लड़की से बलात्कार कर सकते हैं, रिवाल्वर से किसी लड़की की इज्जत बचा सकते हैं। पुलिस एक हथियार है, उसका जैसा इस्तेमाल किया जाएगा उस डिजाइन के लोगों को आदमी पोस्ट करेगा। उत्तर प्रदेश के निदेशक रहे आप, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस में? कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने नोटिफाई किए हैं कि उनमें चेंजेस होने चाहिए? किसी भी चेंज की ज़रूरत ही नहीं होती है। जो बढ़िया से बढ़िया कानून बना दो, बढ़िया से बढ़िया आदेश कर दो, कार्य पद्धति बना दो। अगर उस कुर्सी पर कोई गंदा आदमी बैठा दोगे, चाहे वह डीजी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, इंस्पेक्टर हो, गंदगी फैलाएगा। अच्छा आदमी रहेगा नहीं फैलाएगा। प्रश्न है कि किस कुर्सी पर किसको बैठाओगे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्या सर्कुलर है, क्या कानून है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा आदमी किस कुर्सी पर बैठा है महत्वपूर्ण है। आपने मनुवादी पार्टी बनाई और कुछ पोस्ट ऐसे भी नहीं, मैंने नहीं बनवाई, पार्टी पहले बनी हुई थी। मैं कुछ दिन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया और आज एक प्रेशर ग्रुप का संचालन कर रहा हूँ। मतलब आप मनुवादी पार्टी आपने छोड़ दिया है? हाँ, क्योंकि पार्टी बनाना मुझे लगा कि इतना बड़ा खेल है, शायद इस जीवन में वो पूरा ना हो सके। प्रेशर ग्रुप और पार्टी में वही अंतर है जो ढोल और तबले में है। प्रेशर ग्रुप के लिए केवल 100 आदमी प्रति विधानसभा चाहिए और आप उतनी दूर के अघोषित एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाते हैं। किसी भी पार्टी का राज्य होगा वही जो आप चाहेंगे, बशर्ते कि केवल 100 नागरिक प्रति विधानसभा आपके पास हों जो आपके आदेश पर ट्रांसफरेबल वोट बैंक बनने के तैयार हों। जहां आप चाहें वहां वोट डालने के तैयार। कि आपका एक फेसबुक और पोस्ट और वायरल हुआ था कि जिसपे कुछ यहाँ के जो अपने आप को मूल तथाकथित मूल निवासी मानते हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण वहाँ से आया, यहाँ पे आके हम लोगों को दबा के रख रहा है। भाई ये अम्बेडकर साहब के साहित्य में नहीं लिखा है। ये जो दुर्गा सप्तशती वो तो मूल निवासियों की लिखी नहीं है। स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भूमि। जब महिषासुर के अत्याचार से देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भागने लगे तो महिषासुर के बाद कुछ लोग लौट गए जो रह गए धरती पर, वही तो ब्राह्मण है। सुर महिषुर हरिजन और गाई अमरे कुल पर सुराई। तुलसीदास की वाणी जो है, आप महिषुर कह जाते नहीं रहते हैं। आप इस धरती के हैं कहाँ? इटली वाली तो भाग के इटली जा सकती हैं, आप कहाँ जाएंगे? आप तो स्वर्ग लोक का रास्ता भूल गए हैं। आज भी आपको तमन्ना रखते हैं हम स्वर्ग जाएं, मरने के बाद ये कामना रखते हैं हम स्वर्ग जाएं, जीते जी वहाँ जाने का रास्ता भूल गए हैं। हम तो एलियन हैं। यह आरोप किसी डॉक्टर अंबेडकर का, फूले साहब का नहीं है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। केवल ब्राह्मण हमें धरती जीव नहीं है। नहीं, सवाल है कि बाकी लोग जो ब्राह्मणों की संस्कृति को मानते हैं, जो ब्राह्मणों के अंश हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जो हैं उसी समाज के अंश हैं। ब्रह्मा के ही कोई हाथ से निकला, कोई पैर से निकला, कोई मुंह से निकला, भाई तो है। हाँ, मूल निवासी और शूद्रों में एक फ़र्क है। मूल निवासी वे हैं जो कि अपने को इस सिस्टम का अंग नहीं मानते, जो माँ दुर्गा को गाली देते हैं, जेएनयू में ढाबे में फंक्शन करके, जो मंदिरों को ध्वस्त करने का इरादा, उनको बौद्ध विहार बनाने का इरादा रखते हैं, जो किसी समाज को गालियां देते हैं, जो इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वे मूल निवासी हैं। ये वे और कहीं से आए हैं, ये वे जाने उनके बारे में जिसने सोचा हो। सोच क्या, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि हम
इस धरती के प्राणी नहीं है, गगन बिहारी हैं। अब आपने ये भी कहा जो था लोग कि- चाहें। आपने ये भी कहा था कि अगर आप भारत में मान लीजिए आए ही हैं कहीं से तो अरे अपनी धरती पर आए बाहर से यार, हम कहीं से इटली और अमेरिका थोड़ा चलिए आए। ठीक है, अभी मान लिया जाए कि अगर आप आए ही हैं तो आपने यहाँ जीता होगा तब आप शीर्ष पे रहे होंगे, ये भी पोस्ट में आपने लिखा था। अब ये तो जो लोग कहते हैं कि हम पर अत्याचार किया, वे हारे होंगे तभी तो अत्याचार हुआ। मैं तो नहीं मानता हमने अत्याचार किया। ब्राह्मण या ब्राह्मणों की दी हुई व्यवस्था, न क्षत्रिय अत्याचार करता है न वैश्य अत्याचार करता है। अगर राजा की बेटी का अपहरण कर सकता था, लेकिन वह किसी मछुआरे की बेटी का अपहरण नहीं कर पाया। उसने अपने बेटे भीष्म, चक्रवर्ती राजा ने अपने भीष्म की जवानी को कुर्बान किया, तब वह सत्यवती एक मछुआरे की बेटी को पा सका। एक प्रजा की बेटी का अपहरण नहीं हो सकता था। अपहरण केवल राजा की बेटी को होता था। राजा की बेटी का अपहरण करता था, और अपहरण नहीं था, वह एक तरह का हथियारों का कंपटीशन था कि जीत के लेता था। एक उस समय की प्रथा थी, कहीं अत्याचार नहीं था। अगर अत्याचार होता तो भीष्म को अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को करनी पड़ती, उठा लाते उसको। प्रजा के ऊपर अत्याचार करने का अधिकार नहीं था। आज की उत्तर प्रदेश की स्थिति है, बुलडोजर चल रहे हैं। प्रजा के ऊपर अत्याचार है कि प्रजा के ऊपर ऐसा होना चाहिए? अब ये तो इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करेगा कि इस जगह बुलडोजर कैसे चला। मैंने उसकी जांच नहीं की तो इतना वेग कमेंट नहीं दिया सकता है। बुलडोजर भी एक हथियार है। अगर वो सही चला कहीं तो ठीक है, गलत चला तो गलत है। कहाँ सही चला कहाँ गलत चला मैंने इसकी जांच नहीं की है, लेकिन उसका प्रभाव तो सही पड़ा है, इसलिए उसकी निंदा करना उचित नहीं है। सरकार एक कहती है कि अब दो लोगों से ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, 2 बच्चे हों उसके बाद आप बंद कर दीजिए। ये निर्णय कहाँ तक सरकार का अच्छा रहा है? अब ये कानून बना नहीं है, चर्चा हो रही है। न चर्चा है, इसका प्रस्ताव भी कोई नहीं आया है। अभी ये केवल गपशप है, और गपशप पर कमेंट उचित नहीं है। और खुल के बात आपने किया, आप स्वस्थ होंगे तो हम जो है दर्शकों से धन्यवाद। वादा करते हैं कि एक बार और आएंगे। खूब सारी बातें हैं हमारे पास भी, आप तब तक अपने प्रश्न इस कमेंट सेक्शन में जाके डाल दीजिए। अगले इंटरव्यू में जरूर वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आप वार्ता देखते रहिए।